नमस्कार बंधु, कैसे हो सभी? ठीक हो? क्या चल रहा था? स्वर संधि के अपवाद। क्लास कब शुरू होगी? अरे थोड़ा सा धैर्य रख लिया करो, 5 मिनट में विद्वान नहीं हो जाओगे। है कहाँ हो सर आप? श्वेता यही हूं मैं। कहाँ जाऊंगा? स्वर संधि के अपवाद लिखो। स्वर संधि के अपवाद। कल वाली क्लास नहीं मिल रही है, क्या करें? आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अपडेट होने में। पहले तो वो अपवाद लिख लो जो आज तक आप रटते आए हो, पढ़ते आए हो, ठीक है ना? लिखो। सबसे पहला है स्व धन ईर। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ई। ए और ई मिलके क्या बना? ए। लेकिन यहां क्या बना? आई। होना क्या चाहिए था? गुणादेश। हो क्या रहा है? वृद्धि आदेश। अपवाद हुआ नहीं हुआ? आ और ई मिलके बनता है ए, गुण संधि, लेकिन यहां बन रहा है आई, तो ये क्या हो गया? अपवाद हुआ नहीं हुआ? स्वर का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। स्व धन ईर, ईर का मतलब होता है इच्छा, चाहना। ईप्सा, ईर, अभीप्सा, चाहना, अभिलाषा, ये इच्छा का बोध कराते हैं। तो स्व धन ईर स्वर। दूसरा है स्व धन ईरनी। स्व धन ईरनी। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे का ई। ए और ई मिलके क्या बने? ए। मिला के लिखा तो स्वरिणी। अब न का अणे क्यों हुआ? रह आ रहा है नहीं आ रहा? तो स्व धन ईरिणी क्या होगा? स्वरिणी। क्या मतलब होता है स्वरिणी का? अपनी इच्छा से जीवन यापन करने वाली। इन्हीं प्रत्यबोध कराता है स्त्रीलिंग का। जैसे जाट में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो जाटनी, ऊंट में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो इन्हीं नहीं जुड़ता, नी जुड़ता है केवल। थोड़ा सा देख तो लिया करो, किसी को किसी में मत जोड़ दिया करो। नी प्रत्यय जुड़ता है ऊंटनी, जाटनी, भीलनी, इनमें, ठीक है ना? अधिकारी में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा, अधिकारी नहीं हुआ। तो स्वरिणी का मतलब होता है अपनी इच्छा से जीवन का यापन करने वाली। स्वेच्छाचारिणी स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपना जीवन यापन किससे करती है? अपनी मर्जी से करती है, स्वयं की इच्छा से करती है, उसे क्या कहते हैं? स्वरिणी। आगे लिखो प्रधन ऊढ़। ऊढ़ माने होता है पुरुष और प्र माने पहला। पहले का जो पुरुष होगा वो क्या कहलाएगा? प्रौढ़ कहलाएगा। तो प्रधन ऊढ़। ऊढ़ माने होता है पुरुष और ऊढ़ा माने स्त्री। कहते हैं ना नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा। नव विवाहित स्त्री क्या कहलाती है?
नबोड़ा कहलाती है। तो ए और ऊ मिलके क्या बना? ओ। तो बनना क्या चाहिए था, लेकिन बन क्या गया? बताइए, अपवाद हुआ नहीं हुआ? प्रौढ़। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? पुराना आदमी। सर आपकी आवाज डबल आ रही है, तो एक बार को बंद कर दो, एक कोई सुन लो। प्रौढ़ माने होता है बूढ़ा आदमी, और प्रौढ़ा माने बूढ़ी महिला। आगे लिखो, प्रधन ऊह। प्रधन ऊह। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे का प्रथम स्वर ऊ। ए और ऊ मिलके क्या बने? ओ। क्या बनता है? प्रौह। होना क्या चाहिए था? ओ। हो क्या रहा है? औ। तो अपवाद हुआ नहीं हुआ? क्या मतलब होता है प्रौह का? प्रौह का मतलब होता है विधि पूर्वक विवाद। विवाद कई प्रकार के होते हैं। यह कैसा विवाद होता है? विधि पूर्वक विवाद। विधि पूर्वक मतलब कानूनी विवाद। कानूनी विवाद कैसे होता है? आपने देखा होगा कई लोगों में आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। एक मेरा मित्र था अध्यापक, वो खुद सेकंड ग्रेड था और लोगाई फर्स्ट ग्रेड थी। अब क्या हुआ, दोनों पढ़ा के आए, तो पति ने पत्नी से बोला कि आज थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है तो चाय बना ले, चाय बना ले। तो लोगाई बोली मैं बहुत दिन से आपको चाय पिला रही हूं, आज आप पिला दो। कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमेशा यही है कि सारे काम महिला ही करेगी, पुरुष को कर दे क्या होता? मेरी तो लोगाई बर्तन मजवा लेती है मुझसे। क्या फर्क पड़ गया है? चलता है इतने। तो देखो, आपको लंबा रिश्ता चलाना है तो ये सारी चीजें आनी नहीं चाहिए कि मैं पति हूं ये पत्नी है, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। तो उसने क्या है कहा उसको कि भाई चाय बना ले, तो पति बोला कि नहीं तू बनाएगी चाय। तो जब वो नहीं मानी तो उसने एक उसके रख दिया। तो वो उसकी लोगाई उससे बोली, ओ सेकंड ग्रेड है, तुझे मेरे जहां तक पहुंचने में 9 साल लग जाएंगी अभी, ठीक है ना? तुम मुझसे 9 साल पीछे और तूने चांटा कैसे मार दिया? महिलाओं के पास एक ही धमकी होती है, मायके जाऊंगी, है, और पुरुष चाहता ही है कि ये जाए, है। महिला क्या धमकी देती है? मायके चली जाऊंगी मैं, और पुरुष चाहता भी है कि कुछ दिन के लिए तो जाए तो सही, है। तो उसने क्या किया, बोरी बिस्तर उठाए और कहां चली गई? मायके। मायके चली गई। अब वो सोच रही कि वो फोन करेगा और वो सोच रहा खुद करेगी, है। काफी टाइम तक जब ऐसा होता रहा, वो सोच रहा कि वो करेगी, वो सोच रहा वो करेगा, ऐसे ही ऐसे क्या हो गया, गैप हो गया। और गैप नहीं देना चाहिए कभी। किसी भी रिश्ते में गैप मिलने का मतलब है रिश्ता खत्म होने की कगार पे आ जाता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। रिश्तेदारी का ले लो, मित्रता में ले लो, लुगाई का ले लो, किसी का भी ले लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, किसी का भी हो, गैप लग गया, बातों में दूरी आ गई, समझ लेना वो रिश्ता किस कगार पे पहुंच जाता है? खत्म होने की कगार पे। तो काफी समय तक जब वो नहीं फोन कर रहे आपस में, तो लड़के ने कहीं और जुगाड़ देख लिया, लड़की ने कहीं और। अब फिर क्या होगा? तलाक। क्या होगा? तलाक होगा। अब कई बार भावनाएं भी जुड़ी तो रहती हैं, है? तब वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़के ने चला के किसको कर लिया? लड़की को। मेरा मित्र ही था वो। तो मैंने भी बहुत कोशिश करी दोनों को समझाने की, मैंने कुछ नहीं रखा। रिश्ते बनाने के लिए झुकना पड़े तो उसे झुकना नहीं कहते, इसमें अच्छा होता है, ये मानता होती है उस व्यक्ति की जो झुकता है। लेकिन नहीं माने, जब दोनों तलाक की स्थिति आ गई, तलाक की स्थिति आ गई, चाहते दोनों ही नहीं थे एक दूसरे से दूर होना। आपके उसमें नहीं है, मैं सेकंड ग्रेड में ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ाता हूं, बहुत सारी ऐसी कहानियां आती हैं जिसमें क्या ये सब चीज बहुत अच्छे से मैं समझाता भी हूं।
अब क्या हुआ, दोनों की तलाक की स्थिति आ गई। चाहता एक भी नहीं है कि हम एक दूसरे से दूर हों, लेकिन बात कौन सी आ रही थी, ईगो वाली। जहां मनुष्य के अंदर ईगो आ जाता है वहां रिश्ता बहुत जल्दी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैंने देखा है सुंदर लड़कियां बहुत ज्यादा ईगो में रहती हैं। उन बावलियों को यूं पूछो कि इसमें तेरा क्या है रोल है, तू सुंदर है, ये तो भगवान की गलती है जो तुझे बनाया है, इसमें तेरा क्या रोल है। हां, तेरा रोल तब है तूने 3-3 घंटा 4-4 घंटा जिम में टाइम देके है, पसीना बहा के अपने आप को सुंदर बनाया, तब तेरा रोल है। अब तू भगवान ने पैदा ही सुंदर कर दी, समय होगा भगवान के पास फुर्सत में बैठा होगा, मट्टी अच्छी लगा दी, तो इसमें तेरा क्या रोल रहा, कोई रोल रहा क्या नहीं। फिर किस चीज का घमंड, 35 साल बाद बताना तू कितनी सुंदर है? रहेगी क्या सुंदरता, कुछ नहीं है। तो इसलिए ना कभी घमंड मत किया करो सुंदरता पे। सुंदर तो मैं भी हूं, मैंने तो आज तक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मैं तो बचपन से ही सुंदर हूं इसलिए तो जो भी सुंदर महिलाएं लड़की हैं वो घमंड मत किया करो, क्योंकि ये सुंदरता कुछ ही दिन की है, ठीक है ना। अब क्या होता है विधि, बहुत लंबी कहानी है, इसको ज्यादा नहीं खींच रहा मैं, यहीं खत्म कर दी मैंने। अब सुनो आगे, विधि पूर्वक विवाद क्या होता है। लड़का और लड़की के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, तलाक की अर्जी लग गई है, और मार्केट में बाजार में जाके दोनों गोलगप्पे साथ खा रहे हैं। ये क्या है, विधि पूर्वक विवाद। अगर उनमें ऐसा विवाद होता तो वो मिलते ही नहीं है। घर से जा रही है कह के कि मम्मी मैं आ रही हूं मेरी फ्रेंड के पास, और जा रही है किसके पास, बॉयफ्रेंड के पास, तो ये विधि पूर्वक विवाद है। आपसी विवाद हुआ क्या, नहीं हुआ। सर मैं भी सुंदर हूं, हाँ मुझे दिख थोड़ी रहे हो मेरे पास तो सुंदरता की कोई परिभाषा ही नहीं। सुंदर वो है जिसके अंदर ईगो नहीं है, जिसके अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को देख के उसके दिल में भी क्या आ जाता है, दुख आ जाता है। ऐसे नहीं कोई भी प्रपोज कर रहे हो हर किसी को हाँ कर रहे हो, इसको नहीं कहते। मतलब है कि अगर कोई इंसान, अगर आप सुंदरता की परिभाषा जानना चाहते हो तो आप जिसको सुंदरता कहते हो ना वो नहीं है, आपका मन कैसा है। आपके पड़ोसी को देख के अगर आपके अंदर दुख नहीं है, किसी भूखे को देख के आपकी आत्मा दुखी नहीं हो रही है, अपना खाना छोड़ के दूसरे को देने का मन नहीं हो रहा, तो आप सुंदर नहीं हो। आप कैसे हो, कुरूप हो। कैसे हो, कुरूप हो, उसको कहते हैं सुंदरता। पूरी कहानी सुनाओ, हाँ सुनाऊंगा। छाप दिया इसको। प्रभु का मतलब होता है विधि पूर्वक विवाद। 5वां लिखो, अक्ष धन ऊहिनी। अक्ष धन ऊहिनी, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ऊ। ए और ऊ मिलके क्या बना मिला के लिखा तो अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है, सेना का बल। ऊहिनी माने होता है सेना, और अक्ष माने होता है अगला भाग। और जो सेना का अगला भाग होता है कौन सा, हराबल, जो सबसे शक्तिशाली सेना होती है, उसको कहते हैं अक्षौहिणी। मतलब ऊहिनी माने होता है सेना, तो जो सेना का अगला भाग है जो तो अक्षौहिणी का अर्थ लिख देना सेना का बल। श्वेता कह रही है सर मैं तो कुछ ज्यादा ही सुंदर हूं, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे श्वेता ये क्लास भी लाइव है और ये भी सामने बैठे, नहीं मैं बता तो देता लिखो अच्छधनुनी अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का मतलब होता है सेना का बल। आगे लिखो, प्रौढ़ प्रोह अक्षौहिणी। आगे लिखो, दंत दन ओष्ट। ए और वो मिलके क्या बनते, ए और वो मिलके क्या बनते, औ। ए और ओ मिलके क्या बनते, औ। लेकिन यहां क्या बन रहा है, ओ बन रहा है।
तो बताइए अपवाद हुआ नहीं हुआ? अरे ईश्वर में कौन सी संधि है? शुभम क्या करेगा ईश्वर में संधि करवा के? ईश्वर में कौन सी संधि है कोई संधि है क्या इसमें? मूल शब्द है। दंत दनोष्ठ दंतोष्ठ, आगे लिखो अधर दन ओष्ठ, अधर दन ओष्ठ। ए और ओ मिलके क्या बना? औ बना। मिला के लिखा तो अधरोष्ठ। और आठवां है सुख धन रित। सुख धन रित। ए और री मिलके क्या बने? अर। रे कैसा? अधूरा। और सुख धन रित क्या बना? सुखार्थ। सुख से रीता। और 10 धन ऋण। 8 अपवाद होते हैं, मैंने एक और बढ़ा दिया इसमें, प्रह वाला, प्रह का और बढ़ा दिया। सुख धन रित सुखार्थ। 10 धन ऋण। 10 धन ऋण। ए और री मिलके क्या बना? अर। रे कैसा? अधूरा। मिला के लिखा तो क्या बना? दसार्ण। तो 10 धन ऋण क्या हो गया? दसार्ण हो गया। प्रिया मीणा कह रही है सर मुझे तो देखकर आप फिदा ही हो जाओगे, पक्का दावा है। मैं मेरी लुगाई पे फिदा नहीं हुआ आज तक है? तुम पे क्या फिदा हूंगा? 10 धन ऋण क्या बना? दसार्ण। ए और री मिलके क्या बना? अर। तो होना क्या चाहिए था? अर। हो क्या गया? आर हो गया। अपवाद हुआ नहीं हुआ? समझ आया? तो ये क्या है? अपवाद। होना जो चाहिए था वो ना होके कुछ और हो रहा है, वो किस में आता है? अपवाद में। गवाक्ष भी इसमें आ जाएगा। गवाक्ष में देखो 2 चीज होती हैं। एक तो होती है गोधन अक्षी, लेकिन ये अपवाद में आता है। गवधन अक्षी, तब गवाक्ष बनेगा। ठीक है ना? तो ये तो वो अपवाद हैं जो आज तक आप पढ़ते आए हो। एग्जामिनर भी बहुत होशियार हो गया, उसको भी पता लग गया कि ये रट के बैठे हुए इन 8 अपवादों को, इसलिए वो यहां से ना देके कहां से देता है। अच्छोणी दोबारा बताऊं, कहां है अच्छोणी? ये रहे। अक्ष धन उहिनी। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे का प्रथम स्वर उ। ए और उ मिलके ओ बनता है, लेकिन यहां औ बन गया। और जो 6 है ये कै और से से मिलके बनता है, और इस से के कारण ने का क्या हो गया है? अणे हो गया है। तो अक्ष धन उहिनी अक्षोणी हुआ, तो अक्ष धन उहिनी अक्षोणी हो गया। तो 10 धन ऋण क्या होगा? दसार्ण। समझ आ गई? ये कोई डाउट तो नहीं है इनमें? लिखो आगे। अब इसके बाद है स्वर संधि के अन्य अपवाद। स्वर संधि के अन्य अपवाद। और स्वर संधि के अन्य अपवाद में लिखो सबसे पहला ह्रस्वीकरण के अनुसार। किसके अनुसार? ह्रस्वीकरण के अनुसार। कौन सा सही है? ह्रस्व ऊपर वाला या नीचे वाला? ह्रस्व। ह्रस्व कौन सा सही है? ऊपर वाला गलत होता है, नीचे वाला सही होता है। ह्रस्व नहीं, ह्रस्व होता है। ऐसे ही एक शब्द होता है हृद
और एक होता है हृद। कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों ही सही हैं। हृद का मतलब होता है हृदय और हृद का मतलब होता है तालाब। क्या होता है? तालाब होता है। ह्रस्वीकरण के अनुसार, ह्रस्वीकरण के अनुसार मतलब क्या है इसका कि ए के बाद में ए आने पर क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन आ नहीं बनता तो उसको क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। जैसे मैंने आपको लिखाया, लिखो उदाहरण इसमें, जैसे अप धन अंग, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए के बाद में जब ए आया तो आ बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या? ए ही बना, नहीं बना। तो होना आ चाहिए था, हुआ ए ही है। तो बताओ अपवाद हुआ नहीं हुआ? अपंग का मतलब क्या होता है? अप माने होता है बुरा, विकृत। अंग माने होता है शरीर का कोई अंग, और जब शरीर का कोई अंग क्या हो जाए? विकृत हो जाए। अब अपंग केवल पैर से लंगड़ा है उसको ही कहते हैं क्या? आंख से भी अगर काना है तो भी अपंग है, एक कान नहीं है उसका तो भी अपंग है। तो शरीर का कोई भी अंग कैसा हो? विकृत हो, उसे क्या कहते हैं? अपंग कहते हैं। तो अपधन अंग क्या हो गया? तो ए और ए आ होना चाहिए था, लेकिन ए ही बना। कौन सा नियम? ह्रस्वीकरण के अनुसार। दूसरा लिखो, सार धन अंग, सार धन अंग, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए के बाद में ए आया तो आ, क्या बना? होना क्या चाहिए था? आ, हो क्या रहा है? ए। तो बताइए अपवाद नहीं हुआ क्या? तो ए और ए मिलकर आ बनना चाहिए था, लेकिन बन क्या रहा है? ए ही बन रहा है। तो बताओ अपवाद हुआ नहीं हुआ? रावण में कौन सी संधि होगी? देखो रावण में ऐसे संधि मानते हैं अयादि, क्योंकि रऊ धन अन करके, रऊ धन अन करके रावण बना देते हैं, ठीक है ना। हालांकि अयादि संधि हो जाती है, लेकिन इसको मूल शब्द में मानते हैं, ठीक है ना। रे के कारण ने का क्या हो जाता है? अणे हो जाता है। देखो तो सारंग किसको कहते हैं? सारंग के अनेक अर्थ हैं। सारंग पक्षी को नहीं कहते क्या? सारंग घड़ा को भी कहते हैं, सारंग पानी को भी कहते हैं, सारंग तालाब को भी कहते हैं। सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बादल को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। अपंग सारंग। आगे लिखो, मार्त धन अंड, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी ए के बाद में ए आया तो आ होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या बन रहा है? ए ही बन रहा है। क्या बना? मार्तंड। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। किसको कहते हैं मार्तंड? सूर्य को कहते हैं। मार्तंड किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। कुल धन अटा, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए के बाद में ए आया तो आ, होना क्या चाहिए था? आ, लेकिन हो क्या रहा है? ए। क्या बना? कुलटा। कुलटा का मतलब होता है कुल को लजाने वाली, कुल को लजाने वाली, कुल को लजाने वाली कुलटा। आगे लिखो, सीम धन अंत, सीम धन अंत, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए के बाद में ए आया तो आ,
होना क्या चाहिए था? सीमांत, लेकिन बन क्या रहा है? सीमंत। सीमंत का मतलब होता है सिर की मांग। महिलाएं सिर की मांग भरती हैं, उसको क्या कहते हैं? सीमंत। तो सीमंत का मतलब होता है सिर की मांग। तो महिलाएं जो सिर की मांग भरती हैं उसको क्या कहते हैं? सीमंत कहते हैं। जिससे पता लग जाता है इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। सिर की मांग इसलिए तो भरती है महिला, पता लग जाता है ये प्लॉट रजिस्टर्ड है। लेकिन कुछ दुष्ट फिर भी उस पर अवैध कब्जा करने जोड़ते हैं। पता है कि ये प्लॉट रजिस्टर्ड है फिर भी है। और वहां तक तो ठीक है, महिलाओं की भी क्या गलती है छोटी सी, क्या? अब वो क्या करती है आजकल, सिर की मांग ऐसे भरती है, बस इतना, ऐसा लगता है जैसे कोई फुंसी होके फूट गई हो है। अब बताओ पता लगेगा क्या? इतना भरती हैं, बल बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी लाइन सी खींच देती हैं। अब ऐसा लगता है जैसे, अब बेचारा कंफ्यूज होगा कोई भी, अब उसको लगता है हो सकता है कोई फुंसी हुई हो सिर में और वो फूट गई है, ब्लड आ गया, तो ऐसा महसूस हो जाता है। अब वो खुद चाह रही हैं कि हमारा प्लॉट ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। अरे सिर की मांग भरती है बिहारी की महिलाएं भरती है, यहां से भरना शुरू करेंगी ऐसे और यहां तक, मतलब एकमात्र दुनिया में वही पतिव्रता नारी है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तो इतनी भी नहीं भरनी कि पता लगे कि थोड़ी सी जीभ निकाल ले और काली मां लगे है, लेकिन इतना तो हो कि दूसरा आदमी कंफ्यूज तो ना हो। तो सीम धनंत क्या बनेगा? सीमंत। सीमंत का मतलब होता है सिर की मांग। देखो दिल पे और दिमाग में मत लेना मेरी कोई बात, ये मेरी बातें आपको पेपर में जब आप हल करेंगे ना प्रश्न, ऐसा लगेगा मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, ये सब बातें सब याद रहेगा, इसलिए कहता हूं, पता लगे कोई बुरा मान जाए। मैं जोधपुर में पढ़ा रहा था कल्पतरु बैच में, और कल्पतरु बैच में कुछ लोग पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ, तो उनको पता है कल्पतरु बैच में 12-13 स्टूडेंट बैठते हैं एक साथ ही, पूरा बैच भरा हुआ रीट का ही था। तो मैं पढ़ा रहा था पूजा सुंदर है, विशेषण और विशेष से पढ़ा रहा था। तो नॉर्मली पूजा नाम तो अधिकांशतः मिल ही जाता है, एक ही क्लास में 20-30 पूजा बैठी रहती हैं। तो मैं पूजा, अब मेरे कोई अलग से घर पे दुकान थोड़ी लग रही है अलग अलग नए नए नामों की, कोई भी नाम लूंगा वो कोई ना कोई का होगा। तो मैंने लिखाया पूजा सुंदर है, और तपाक से पूजा खड़ी हुई और मुझसे बोली कि सर आप मेरा नाम क्यों लिखते हो? मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगती मैं उसको वहीं खत्म कर आता हूं, छोड़ देता हूं। तो मैंने सबको बोला, मैंने भाई सभी एक बार खड़े होके और इसको देखो पूजा जो खड़ी है, ये सुंदर है क्या? है मैं बाबली तू सुंदर नहीं है, मैंने तो तुझे एक दिन के लिए सुंदर बनाया है। उसके बाद पूरा रीट का बैच खत्म हो गया, मुझे पूजा नहीं दिखी। आती वो डेली थी क्लास लेने, लेकिन लगता मुझे वो कुर्सी के नीचे बैठ के लेती है। कुछ गलत बोला था क्या? उसको सुंदर नहीं थी, मैंने तो एक दिन के लिए सुंदर बनाया था। तो बुरा मत मानना कोई बात को, ठीक है ना? क्योंकि जो बुरा मानता है, मुंह बनाता है ना, मैं उनकी तो बढ़िया तरह से इज्जत करता हूं, है ना? तो मुंह मत बनाना। तो समझ आ गया, सीमदनंत मतलब सीमंत, सिर की मांग होता है। ये किसके अनुसार था? हिरस्वीकरण के अनुसार। दूसरा लिखो दीर्घीकरण के अनुसार। किसके अनुसार? दीर्घीकरण के अनुसार। दीर्घीकरण के अनुसार। अब दीर्घीकरण के अनुसार मतलब ए के बाद में ए भी नहीं आ रहा, फिर भी क्या हो जाए? आ हो जाए। सीमांत का भी मीनिंग होता है, बिल्कुल होता है, सीमा का अंत हो जाना। अब सीमा पड़ोसी नहीं, घर के पास की जो सीमा है, ये सीमांत, सीमा धन अंत हो जाएगा सीमांत, ठीक है ना? आगे लिखो दीर्घीकरण के अनुसार। दीर्घीकरण के अनुसार क्या होगा? अरे इसमें संधि कौन सी करनी है ये पूछ रहे हो क्या? स्वर संधि करनी है, ऐसे नहीं पूछेगा। या तो संधि विच्छेद करवाएगा या संधि
युक्त करवाएगा। या तो क्या करवाएगा, सारंग का संधि विच्छेद, या सार धन अंग से संधि युक्त रूप होगा। और ऐसे ना करा के आपसे सीधा पूछे कि सारंग शब्द में कौन सी संधि है, तो वहां पे दीर्घ गुण वृद्धि थोड़ी देगा, क्या देगा, स्वर व्यंजन देगा। तो ऐसे ध्यान रखना। लिखो दीर्घीकरण के अनुसार, और दीर्घीकरण के अनुसार में लिखो उत्तर। अब देखो इसमें मैं पहले भी बता चुका हूंगा, फिर बता रहा हूं दोबारा से। मान लो एक तय अधूरा है और एक तय कैसा है, पूरा है। तो इनको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। द्वित्व वर्ण उत्तर धन खंड। अब बताइए ए के बाद में ए आ रहा है क्या, है नहीं आ रहा, फिर भी इसका क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो बताइए अपवाद हुआ नहीं हुआ, तो उत्तर धन खंड क्या हो गया, उत्तराखंड। कैसे बना, समझ आया। ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा है, तो अपवाद हुआ नहीं हुआ, उत्तर धन खंड उत्तराखंड। दूसरा लिखो मार धन मारी। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, बाद में भी ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फिर भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो मार धन मारी, मारा मारी। तो ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा है, तो बताइए अपवाद हुआ नहीं हुआ। आगे लिखो मूसल धन धार। अब ए के बाद में ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फिर भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो मूसल धन धार क्या हो गया, तो अपवाद हुआ नहीं हुआ। काय धन कल्प, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, काय धन कल्प। अब ए के बाद में ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फिर भी इसका क्या बना, कायाकल्प। अब ए के बाद में कई बार पूछता है कि कायाकल्प का संधि विच्छेद होगा, तो काया धन कल्प नहीं होता, काय होता है, और काय का बनता है शरीर काया, ठीक है ना। देखो काय धन कल्प कायाकल्प क्या होता है, काय मतलब होता है शरीर को, कल्प माने होता है चमकाना। तो ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं, कायाकल्प। पुरानी ब्रांड एम्बेसडरों को नई मर्सिडीज बनाने वाला स्थान क्या होता है, कायाकल्प। छाप दो, होता है नहीं होता। 45 साल की बुढ़िया भी ब्यूटी पार्लर से निकल के 18 साल की सी लगती है, हैं? तो काय धन कल्प कायाकल्प, शरीर को चमकाना होता है। धड़ धन धड़, धड़ धन धड़ क्या बना, धड़ाधड़। धड़ के बाद धड़ क्या हो जाएगा, धड़ाधड़। ए के बाद में ए आया क्या, नहीं आया, फिर भी क्या हो गया, आ हो गया। तो धड़ धन धन धड़ाधड़। आगे लिखो दीन धन नाथ। अब ए के बाद में ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फिर भी क्या हो रहा है, दीनानाथ। तो दीन धन अनाथ हो सकता है क्या, है? कई जगह लिख देते हैं दीन धन अनाथ। दीनानाथ कौन है, दीन माने होता है दुखियों के, और नाथ माने होता है स्वामी, और दुखियों के स्वामी कौन है, भगवान दीनानाथ। तो दीन धन अनाथ नहीं होता। दीन धन अनाथ का अर्थ तो क्या हो जाएगा, दुखियों के अनाथ जो दुखी जो, और दुखियों के दुखी भगवान हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो दीन धन अनाथ नहीं होता, दीन धन नाथ होता है। आगे लिखो विश्व
धन मित्र, बताया था आपको ये, विश्व धन मित्र। अमित्र होगा क्या? विश्व धन मित्र। ए के बाद में ए आ रहा है? नहीं आ रहा, फिर भी क्या हो गया? आ हो गया, मिला के लिखा तो विश्वामित्र। विश्व का है मित्र जो। आया समझ में? तो ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा है, तो ये किस में आएगा? अपवाद में आएगा, नहीं आएगा? ये बात समझ आई? तो विश्व धन मित्र मिला के लिखा तो क्या बना? विश्व का है मित्र दो। और लिखो इसी के अन्य अपवाद लिखो। कितने हो गए थे वो? 7 ना? 8वां लिखो। प्रति धन हार। ई के बाद में ई आ रही है क्या? नहीं आ रही, फिर भी क्या हो रहा है? दीर्घी हो रहा है। तो प्रति धन हार क्या हुआ? प्रतिहार। प्रति धन हार क्या बना? प्रतिहार बना। प्रति धन हारी। अब ई के बाद में ई आ रही है क्या? नहीं आ रही, फिर भी क्या बन रही है? दीर्घी। प्रतिधन हारी क्या हो गया? प्रतिहारी। ठीक है ना? और प्रतिधनकार, प्रतिधनकार। अब ई के बाद में ई आ रही है क्या? नहीं आ रही, फिर भी क्या हो रहा है? दीर्घी। प्रतिकार। प्रतिकार मतलब बदला लेना, ठीक है ना? उल्टा करना। लिखो तो प्रतिधनहार प्रतिहार, प्रतिधनहारी प्रतिहारी, और प्रतिधनकार क्या होगा? प्रतिकार होगा। तो ई के बाद में ई नहीं आ रही, फिर भी क्या हो रही है? दीर्घी हो रही है। तो अपवाद हुआ नहीं हुआ? छाप दो। अब लिखो इसके बाद गुणादेश के अनुसार पानी धन घट, पानी धन घट, तब बनेगा पन घट। ठीक है ना? लिखो अगला किसके अनुसार है? प्रतिहार क्या होता है? द्वारपाल होता है प्रतिहार। अब लिखो तीसरा किसके अनुसार? गुणादेश के अनुसार। गुणादेश के अनुसार लिखो क्या? पानी धन घट कर देते हैं इसको, हालांकि बोलते इसको घाट है, ठीक है ना? लेकिन बोल देते हैं इसको घट। घट भी होता है, घट माने गड़ा होता है, ठीक है ना? तो पानी धन घट पनघट बनता है, तो जो स्वर का लोप हो जाता है। घाट होता है, घट होता है। घट माने गड़ा भी होता है और घट माने घाट भी होता है। पानी का जो घाट होता है, स्थान होता है। लिखो आगे गुणादेश के अनुसार, लेकिन विच्छेद कराए तो पानी धन घाट नहीं करना, पानी धन घट करना है। गुणादेश के अनुसार। गुणादेश के अनुसार कैसे होगा? जैसे प्रधन एषण, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ए। आ और ए मिलके क्या बना? आई। लेकिन यहां क्या बन रहा है? ए बन रहा है। मिला के लिखा तो क्या बना? प्रेषण। प्रेषण का मतलब होता है भेजना। प्रेषण का मतलब क्या होता है? भेजना होता है। दूसरा लिखो प्रधन एषक, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए,
दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए और ए मिलके क्या बना, आई बनता है नहीं बनता, लेकिन यहां क्या बन रहा है, ए ही बन रहा है, प्रेषक। और प्रेषक का मतलब क्या होता है, भेजने वाला होता है। प्रेषण माने होता है भेजना, प्रेषक माने भेजने वाला। प्रधन एष्ति, प्रधन एष्ति। ए और ए मिलके क्या बनता है, आई, लेकिन यहां क्या बन रहा है, ए बन रहा है, प्रेषिति। प्रेषिति कहते हैं प्राप्त करने वाला। प्रेषण माने भेजना, प्रेषक माने भेजने वाला, और प्रेषिति प्राप्त करने वाला। प्रेषिति का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। गुणादेश में कौन सी संधि है, गुणादेश में दीर्घ स्वर संधि है, गुण धन आदेश, गुणादेश। आगे है प्रेषक, प्रेषिति, प्रेषण, और लिखो इसमें बिंब धन ओष्ठ। बिंब धन ओष्ठ। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ओ, ए और ओ मिलके क्या बना, औ, मिला के लिखा तो बिंबोष्ठ। होंठ का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, बिंबोष्ठ। बिंब धन ओष्ठ, बिंबोष्ठ। क्या जाए, किसका, वृद्धि रूप कैसे, बिंबोष्ठ। तो होता ही नहीं कोई शब्द बिंबोष्ठ, तो बिंबोष्ठ ही होता है। नहीं तो संस्कृत का और इसका तो बहुत फर्क है। इसमें जैसे संस्कृत में तो प्रत्याहारी भी होता है, प्रत्याहारी भी होता है, प्रतिकार भी होता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता ना ये, इसलिए तो बिंबोष्ठ नहीं, हिंदी में बिंबोष्ठ ही आएगा। इसका या तो संधि युक्त करवाएगा या संधि विच्छेद कराएगा। शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता ना, बताया था ना, वृद्धि संधि जो होती है, अयादि जो संधि होती है रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है, उसमें प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। तो ये तो मैंने शुरू में ही कहा था, जो अयादि संधि है ये रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है, इसीलिए कभी भी इसको किस में नहीं रखते, प्राथमिकता में। लिखो आगे बिंबोष्ठ। आगे लिखो, और कितना तो हो गए, 4, इसके 5वां लिखो, सुख धन ओदन। सुख धन ओदन। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ओ, ए और ओ मिलके क्या बना, औ, लेकिन यहां क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। सुख धन ओदन क्या हो गया, सुकोदन। क्या होता है सुकोदन, तोता का प्रिय भोजन। और तोता का प्रिय भोजन क्या होता है, अनार। और मिर्ची तो बेचारा मजबूरी में खाएगा, अनार कहां मिल रहे हैं, मनुष्य के लिए खाने के लिए अनार नहीं है, तोता को खिलाओगे तो मजबूरी में क्या खाएगा, मिर्ची, क्योंकि वो सब्जी के साथ फ्री में आती है, आती है नहीं आती, इसलिए उसको डाल देते। ठीक है ना। बिंबोष्ठ का मतलब होता है होंठ के जैसा दूसरा रूप, ऊपरी होंठ। तो सुकोदन का मतलब होता है अनार। हालांकि देखो तोता का प्रिय मिर्ची भी है और अनार भी है। सुख धन ओदन, सुकोदन का अर्थ होता है अनार। लिखो शुद्ध, ये बहुत बार पूछा जाता है, शुद्ध धन ओदन, शुद्ध धन ओदन। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ओ, ए और ओ मिलके क्या बना, औ, मिला के लिखा तो शुद्धोदन। शुद्ध धन ओदन क्या हो गया, शुद्धोदन। तो
ए और ओ मिलके बनना क्या चाहिए था, औ, बन क्या है, अपवाद हुआ नहीं हुआ, छाप दो। तो सुखदन ओदन सुखोदन, शुद्धदन ओदन शुद्धोदन। और लिखो आगे, दुग्ध धन ओदन। ए और ओ मिलके क्या बनता है? ए और ओ मिलके क्या बनता है, औ। लेकिन यहां क्या बन रहा है, ओ, दुग्धोदन। दूध से बना हुआ भोजन क्या कहलाता है, दुग्धोदन। और मिष्ट धन ओदन, मीठा है जो भोजन, तो मिष्ट धन ओदन। ए और ओ मिलके क्या बना, औ बना। लेकिन यहां क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, मीठा है जो भोजन, मिष्टोदन। समझ आया? हाँ, वो उसमें नहीं बदलता, परिधन दान परिधान, क्योंकि धान मूल शब्द है, परि उपसर्ग जोड़ा है, परिधान। तो परिधन दान परिधान, परिधान नहीं होता क्योंकि परि उपसर्ग है, धान उसमें क्या है, मूल शब्द है, तो उपसर्ग के अनुसार होने के कारण नहीं होता। ये छाप दिया। ये क्या हो गए, स्वर संधि के अपवाद। कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? ध्यान रख लोगे, सारे अपवाद मैंने एक ही जगह इसीलिए कराए हैं, ठीक है ना, जिससे कि अगर मैं आपको वहीं कराता इनको तो वहां मिक्स हो जाते, पता ही नहीं चलता। अब ध्यान रख लेना। अब लिखो व्यंजन संधि। दूसरी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में क्या होता है, यदि किसी स्वर के बाद क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन ही आ जाए। या तो स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए। जो विकार या परिवर्तन होगा वो किस में होगा, व्यंजन में, क्योंकि संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। तो इसको छाप दो और लिखो इसमें। अपवादों में संधि पूछ ले, तो संधि पूछेगा तो स्वर संधि होगी, ठीक है ना। यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए। दोबारा बोल रहा हूं, यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार
या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चाहे स्वर के बाद व्यंजन आ रहा हो या व्यंजन के बाद स्वर आ रहा हो अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ रहा हो, जो विकार या परिवर्तन होगा वो किस में होगा? व्यंजन में, क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। कैसे? लिखो इसमें, जैसे स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन कैसे? मान लो मैंने लिखा तरु दन छाया, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर उ, बाद में क्या आ रहा है? छह व्यंजन। तो यदि किसी स्वर के बाद में छह वर्ण आ जाए तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो जाता है? छह का। तरु धन छाया मिला के लिखा तो तरुक छाया। तो स्वर के बाद व्यंजन आया नहीं आया? एक बार दोबारा बोलना, बोल रहा हूं कोई बात नहीं। यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो स्वर के बाद व्यंजन आ गया या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए। मैंने लिखा जगत दन ईश, व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है नहीं आ रहा? तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद में घोष वर्ण आ जाए तो कै च ट त प का अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो जगत धनीश क्या बना? तो व्यंजन के बाद स्वर आया नहीं आया? विकार जो हुआ वो किस में हुआ? व्यंजन में, क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाए? व्यंजन ही आ जाए तो जो विकार या परिवर्तन होगा वो किस में होगा? व्यंजन में ही होगा। उत दन ज्वल, तय के बाद में जय आ रहा है तो तय का भी ज हो जाएगा, मिला के लिखा तो क्या बनेगा? उज्ज्वल बनेगा। उत धन ज्वल क्या हो गया? उज्ज्वल हो गया। तो यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए तो जो विकार होगा वो किस में होगा? व्यंजन में, क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। समझ आ गया? छाप दिया? छाप दो आराम से। बिल्कुल बताऊंगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ऊ है कि नहीं? तरु को जब आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? तय में से क्या निकला? ए। रे में से क्या निकला? उ। तो अंतिम स्वर ऊ है कि नहीं? और उसके बाद में क्या आ रहा है? छह। तो यदि किसी स्वर के बाद में छह वर्ण आ जाए तो स्वर और छह के बीच च का आगम हो जाता है। तो यहां पर स्वर के बाद छह वर्ण आया, इसलिए स्वर किसका आगम हो गया? च का आगम। ठीक है ना? तरुधन छाया, तरुच्छाया। तो ये क्या है? विकार जो हो रहा है वो किस में? व्यंजन में, क्योंकि संधि व्यंजन है। समझ आ गया? अब देखो, इनको हम अगर ऐसे पढ़ेंगे व्यंजन संधि को, नियम 1, 2, 5, 10, 20, 25, तो बहुत कठिन और बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बजाय इसके हम इनको भागों में बांट के पढ़ेंगे और इसका सबसे पहला हम जो भाग करेंगे वो करेंगे जसत्व व्यंजन संधि। कौन सी? जसत्व व्यंजन संधि। अब इस संधि को नाम जसत्व व्यंजन क्यों दिया? क्योंकि जो ज वर्ण होता है ये वर्ग का कौन सा होता है? तीसरा होता है। और वर्ग का तीसरा क्यों है? क्योंकि च छ ज पहले के बाद में जब कोई घोष वर्ण आ जाए पंचम वर्ण को छोड़कर तो पहले का कौन सा हो जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? जसत्व। एक होती है चरत्व व्यंजन संधि। चरत्व में च कौन सा होता है? पहला। तो तीसरे के बाद में कोई अघोष वर्ण आ जाए तो तीसरे का कौन सा हो जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया?
चरत्व व्यंजन। जसत्व व्यंजन संधि के दो नियम होते हैं। कितने? दो। सबसे पहला नियम है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? कै, चे, टे, ते। अब व्यंजन संधि है तो सभी के सभी कैसे आएंगे? हलंत आएंगे, नहीं तो स्वर निकल जाएगा। और कै, चे, टे, ते, पे के बाद में क्या आ जाए? कोई घोष वर्ण आ जाए। अब घोष वर्ण तो जानते हैं, सब नहीं जानते। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रहे, लेवे है और सभी स्वर। लेकिन घोष वर्ण भी किसको छोड़कर आने चाहिए? पंचम वर्ण को छोड़कर। किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर। क्योंकि पंचम वर्ण आने पर इनका भी कौन सा बन जाता है? पांचवा। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, ते, पे के बाद में घोष वर्ण आ जाए, किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर, तो कै, चे, टे, ते, पे का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? पांचवा। कै वर्ग का पांचवा अंग, चे वर्ग का पांचवा या, टे वर्ग का पांचवा अणे, ते वर्ग का पांचवा ने, और पे वर्ग का पांचवा। छाप दो इसको। अरे पांचवा बना दिया क्या? तीसरा, सॉरी। पंचम वर्ण को छोड़ के आ रहा है तो कौन सा बनेगा? तीसरा। कै वर्ग का तीसरा ग, चे वर्ग का तीसरा ज, टे वर्ग का तीसरा ड, ते वर्ग का द और पे वर्ग का ब। अगर पंचम वर्ण आता तो क्या बनता? पांचवा। सही कर देना इसको। सर मुझे जवाब चाहिए, जवाब क्यों नहीं मिल रहा? किस चीज का जवाब चाहिए मनीषा मीणा? है दिखाना भैया, कौन सा जवाब नहीं दिया मैंने? क्लास चल रही है सर? नहीं चल रही है तो कमेंट कैसे भेज रही हो? चल रही है क्लास? वही था, क्लास चल रही है क्या सर? उसी का जवाब चाहिए था सर। क्लास अटक रही है मनीषा मीणा, तुम्हारा नेटवर्क डाउन है। छाप दिया। तो अगर कै, चे, टे, ते, पे के बाद पंचम वर्ण आएगा तो कै, चे, टे, ते, पे का अपने वर्ग का पंचम वर्ण आएगा तो पांचवा, और पंचम वर्ण को छोड़ के आएगा तो कौन सा होगा? तीसरा। छाप लो और लिखो फिर इसमें। अच्छा, स्पीड ज्यादा लग रही है क्या? है ऐसा है क्या? ऑनलाइन वालों को ज्यादा स्पीड क्यों लगती है? चाय पीने चले जाते हो बीच में उठ के? है चलो कोई ना, और धीरे बताता हूं। सर मेरा नेट नहीं चल रहा। श्वेता शर्मा, मेरा नेट ले लो और क्या करूं? है वाईफाई लगा दूं यहां से? अब इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारा नेट नहीं चल रहा तो लिखो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, ते, पे के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, ते, पे के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, ते, पे के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, तो कै, चे, टे, ते, पे का, तो कै, चे, टे, ते,
पैका अपने ही वर्ग का तीसरा। तो कै चे टे ते पैका अपने ही वर्ग का, अर्थात गजर दब हो जाता है। अरे मेरी तरफ मत देखो, कोई गाली नहीं दे दी मैंने। ग ज ड दब हो जाता है, ग ज ड दब हो जाता है। तो कै का ग, चै का ज, टे का ड, तै का द और पै का ब हो जाता है। दोबारा बोलूं, लिखो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै चे टे ते पै के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए तो, के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए तो, घोष वर्ण आ जाए लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर, तो कै चे टे ते पै का अपने ही वर्ग का तीसरा अर्थात गजर दब हो जाता है। कै चे टे ते पै का अपने ही वर्ग का तीसरा अर्थात गजर दब हो जाता है। लिख दिया सबने? जैसे जैसे करके लिखो। मैंने लिखा वाक धन यंत्र। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? यह है घोष वर्ण है कि नहीं है? तो कै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? वाग यंत्र। वाक माने होता है वाणी और यंत्र माने होता है साधन। वाणी के साधन क्या कहलाते हैं? वाग यंत्र। तो वाक धन यंत्र क्या हो गया? वाग यंत्र। वाग यंत्र का मतलब होता है वाणी के साधन। वाक धन ईश। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? स्वर है तो घोष वर्ण होगा। कै का अपने वर्ग का तीसरा। मिला के लिखा तो क्या बना? वागीश। क्या है वागीश? वाणी का स्वामी। तो वाक धन ईश वागीश। इसी प्रकार मैंने लिखा वाक धन दान। कै के बाद में क्या आया? घोष वर्ण आया। तो कै का अपने वर्ग का तीसरा हो गया। मिला के लिखा तो वागदान, जिसका अर्थ होता है सगाई। तो वाक धन दान मिला के लिखा तो क्या बना? वागदान। क्या मतलब होता है वागदान का? सगाई। वाणी के द्वारा क्या कर दिया जाता है? दान कर दिया जाता है। वागदान का मतलब सगाई होता है। वाक धन देवी। अब कै के बाद में क्या आया? घोष वर्ण है दे। कै का अपने वर्ग का तीसरा। मिला के लिखा तो वाग देवी। क्या होता है वाग देवी? वाणी की देवी। कौन है? सरस्वती। तो वाक धन देवी वाग देवी। वाक धन जाल। वाक धन जाल। तो कै के बाद में क्या आया? जवर्ण घोष वर्ण। तो का अपने वर्ग का तीसरा। मिला के लिखा तो वागजाल। क्या होता है वागजाल? वाणी का जाल होता है। देखा होगा ना कुछ लोग मोबाइल पे 6-6 घंटे तक चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। फोन देखो कभी भी बिजी बताएगा। 6-6 घंटे तक चिपके रहेंगे और गलती से अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, ऐसे समझो जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा अलग हो गया। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसको स्विच में लगाएंगे चार्जर को और फिर भी मोबाइल से लगे रहेंगे, कब मोबाइल ऑन हो ये देखेंगे। और भले ही कान के पर्दे फट जाएं ब्लास्ट होके, लेकिन बात किए बिना नहीं मानेंगे। तो होते ना ऐसे, कहते ना कि जरूरी नहीं रात में मेहनत करने वाले ही जागे, कुछ आशिक भी जागते हैं। होते नहीं होते? देखते हैं बहुत से होते रात को 1-1 बजे तक है पीजियों के आसपास घूमते भटकते रहते हैं। तो वागजाल का मतलब होता है वाणी का जाल।
वाणी का जाल कैसे? जब दूसरी तरफ से आवाज इतनी प्यारी आ रही है, उसने उसको जाल में फंसा लिया है, तो यही क्या होता है? वाग जाल। किसका जाल लगा दिया? वाणी का। आगे लिखो। दिक धन ब्रह्म। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण आ रहा है। कै का अपने वर्ग का कौन सा हो गया? तीसरा। जब मिला के लिखा तो क्या बना? दिग्भ्रम। और दिग्भ्रम का मतलब क्या होता है? दिशा भूल हो जाना होता है। दिक का मतलब होता है दिशा, भ्रम का मतलब होता है भ्रमित हो जाना या भूल जाना। तो दिक भ्रम क्या हो गया? सर रात को तो 1 बजे ही पीजी बंद हो जाती है। कोई बंद नहीं होती। पीजी के नाक जाते हैं गेटों को भी। तो दिक धन भ्रम क्या होगा? दिग्भ्रम, दिशा भूल हो जाना। आगे लिखो। दिक धन दर्शन। दिक धन दर्शन। कै के बाद में क्या आ जाए? घोषवर्ण आ जाए। तो कै का अपने वर्ग का तीसरा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का मतलब क्या होता है? दिशाओं के दर्शन करना होता है। छाप दो। तो दिक धन ब्रह्म, दिग्भ्रम, दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन होता है। छाप दिया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। ध्यान से समझ के लिखना, पहले समझना बाद में लिखना। मैंने लिखा वाक धन हरि। एक बात को पहले ध्यान से समझ लो। यदि है वर्ण आ रहा है और है वर्ण हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का चौथा बनता है। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? है वर्ण आ रहा है। तो कै का तो क्या हो गया? गै हो गया। और इस है का इसके वर्ग का कौन सा हो जाएगा? चौथा। और वाक धन हरि को मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? वाघरी। कैसे बना? समझ आया नहीं आया? नहीं आया ध्यान दो, अब आएगा। मैंने लिखा उत धन हार। अब तय के बाद में क्या आ रहा है? है वर्ण आ रहा है नहीं आ रहा? तो तय का तो अपने वर्ग का कौन सा होगा? तीसरा। और इस है का इसी के वर्ग का कौन सा हो जाएगा? चौथा। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? ये समझ आ गया? ये समझ आ गया तो सेम यही कहां है? वो होगा। चैट तैप इनके भी एग्जाम्पल बता दो। अरे नैन्सी वहां तक पहुंचने तो दे, अभी कै पे चल रहे हैं, उस पे भी आएंगे। तो वाक धन जाल, वाक जाल, वाक धन हरि। कै के बाद में है आया तो कै का तो अपने वर्ग का कौन सा हो गया? तीसरा। और इस है का इसी के वर्ग का कौन सा हो गया? चौथा। मिला के लिखा तो क्या बना? समझ आया? छाप दो। वाक धन हरि वागरी। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट तै पै के बाद में जब कोई घोष वर्ण आए पंचम वर्ण को छोड़कर तो वो किस में बदल जाता है? तीसरे में। छापो। छाप दिया। अब लिखो आगे। अच धन अंत। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? च। उसके बाद में क्या आया? घोष वर्ण। तो च का अपने वर्ग का कौन सा हो गया? तीसरा। जब मिला के लिखा तो क्या बना? अजंत। क्या मतलब होता है अजंत का? है? अरे गुफाएं नहीं होता, गुफाएं वो अजंता की गुफाएं होती हैं। है? क्या मतलब होता है अजंत का? हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी सरलता यही है कि इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही हो तो उसके टुकड़े कर लो, अपने आप अर्थ निकल जाता है।
अच माने क्या होता है? स्वर नहीं होता क्या? अंत माने होता है अंतिम। अजंत का मतलब अंतिम स्वर नहीं हुआ क्या? आगे लिखो, अच धन आदि। अच धन आदि। अब चय के बाद में क्या आया? घोषवर्ण आया। तो चय का अपने वर्ग का तीसरा मिला के लिखा तो क्या बना? आजाद। क्या मतलब होता है आजाद का? प्रारंभिक स्वर। आजाद का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक स्वर होता है। छाप दो। तो अच धन अंत अजंत और अच धन आदि आजादी होता है। षट धन आनन। षट धन आनन। ट के बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण आ रहा है। तो ट का अपने वर्ग का तीसरा हो गया। ड अधूरा है, आ से मिलके कैसा हो गया? पूरा। मिला के लिखा तो क्या बना? किसे कहते हैं? षडानन। अरे है की जगह पे घ कैसे आया? वो मैंने बताया है ना, यदि किसी वर्ण के बाद है वर्ण आता है तो हमेशा है वर्ण अगले वर्ण के वर्ग का चौथा बनता है। जैसे उत धन हार उद्धार बनाया, तय के बाद में है आया तो तय का दय हो गया, और है का तय के वर्ग का चौथा दय हो गया। तो वैसे वाक धन हरि भी कै के बाद में है आने पर कै का तो ग हो गया और है का कै के वर्ग का चौथा घ हो गया। तो षट धन आनन क्या बना? षडानन। किसको कहते हैं? कार्तिकेय को। गणेश का भाई था। छह है आनन जिसके मुख। आगे लिखो, षट धन ऋतु। अब ट के बाद में क्या आया? घोषवर्ण। तो ट का अपने वर्ग का तीसरा, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? अब ड अधूरा है, री के मिलने से कैसा हो गया? पूरा। मिला के लिखा तो षड ऋतु। विषय ध्यान रखना, षड ऋतु ये शुद्ध रूप है। आपने षड ऋतु का आज तक क्या पढ़ा होगा? ऐसे पढ़ा नहीं पढ़ा? तो जब हलंत है ये, तो स्वर को जोड़ के नहीं लिखेंगे क्या व्यंजन को? तो इसलिए ध्यान रखना, ड में री जोड़ेंगे। अब मान लो मैंने षडानन लिखा और इस षडानन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये शुद्ध होगा? तो वही सेम चीज यहां नहीं आ रही क्या? तो षड ऋतु लिखना शुद्ध। तो षट धन ऋतु क्या हो गया? षड ऋतु। आगे लिखो, षट धन रूप। ट के बाद में क्या आया? घोषवर्ण। तो ट का अपने वर्ग का तीसरा, मिला के लिखा तो क्या बना? षड रूप। अब इसको आप व्यंजन है बाद में, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि स्वर थोड़ी है, व्यंजन है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि गोल पहनने वाला वर्ण है कि नहीं है, तो र से जुड़ेगा षड रूप। छाप दो। तो षट धन आनन षडानन और षट धन रूप षड रूप। आगे समझ? छाप दो। षट धन रूप षड रूप। छाप दिया सबने? आगे लिखो, जगत धन अंबा। अब तय के बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण आ रहा है। तो तय का अपने वर्ग का तीसरा, मिला के लिखा तो क्या बना? जगदम्बा। तो जगत धन अंबा क्या हो गया? जगदम्बा हो गया। सत धन आशय। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? वर्ण, सॉरी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तय। बाद में क्या आ रहा है? घोषवर्ण। तय का अपने वर्ग का तीसरा हो गया, मिला के लिखा तो सदाशय। जिसका कहना कैसा हो?
श्रेष्ठ हो, वो क्या कहलाता है? सदा से कहलाता है। लिखो, जगत धन आत्मा तय के बाद में क्या आ रहा है? गोसवर्ण। तय का क्या हो जाएगा? द। मिला के लिखा तो क्या बना? जगदात्मा। जगत धन आत्मा जगदात्मा। आगे लिखो, भगवत धन गीता। तय के बाद में क्या आ रहा है? गोसवर्ण है, तो तय का अपने वर्ग का तीसरा हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? भगवद गीता। अब भगवद गीता ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा, क्योंकि द अधूरा है, ऊपर वाला अधूरा और नीचे वाला पूरा होता है, तो भगवद गीता ऐसे भी लिख सकते, नहीं लिख सकते? भगवद गीता। ठीक है, दोनों रूप शुद्ध हैं। तो भगवत धन गीता क्या बना? भगवद गीता। और लिखो, छाप दिया सबने? भगवत धन भक्ति। लिखो आगे, भगवत धन भक्ति। तय के बाद में क्या आ रहा है? गोसवर्ण। तय का अपने वर्ग का तीसरा। मिला के लिखा तो भगवद भक्ति। लिखो, भगवत धन भक्ति भगवत भक्ति। लिखो, वृहत धन आकार। वृहत धन आकार, जिसका आकार कैसा हो? बड़ा हो। अब तय के बाद में क्या आया? गोसवर्ण। तय का क्या हो गया? द हो गया। मिला के लिखा तो बृहदाकार। लिखो, सगद आत्मा का मतलब क्या होता है? संसार रूपी आत्मा, सॉरी, आत्मा रूपी संसार। तो बृहत धन आकार क्या होगा? बृहदाकार, जिसका आकार कैसा हो? बड़ा हो। आगे लिखो, अप धन ज। पै के बाहर क्या आ रहा है? गोसवर्ण है, जय तीसरा है, तो पै का अपने वर्ग का तीसरा क्या बना? बै। मिला के लिखा तो अब्ज। क्या होता है? अपमाने, पानी में जामाने, जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। अप धन द। अप धन द। पै के बाद में गोसवर्ण आया, तो पै का क्या हो गया? बै। मिला के लिखा तो क्या बना? अब्द। अब्द किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। तिप धन अंत। पै के बाद में क्या आया? गोसवर्ण आया। पै का क्या हो गया? बै हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? तिबंत। क्या होता है तिबंत? अंतिम तिप के अनुसार, तो अंतिम ती के अनुसार तिबंत होता है। और तिप धन आदि। तिप धन आदि, तो क्या बना?
पै का बन जाएगा ब, मिला के लिखा तो तिवादी, प्रारंभिक ती के अनुसार। अंत में ती आ रही है तो वो क्या होगा? तिबंत। प्रारंभ में ती आ रही है तो क्या होगा? तिबादी। पहले नियम में कोई कंफ्यूजन है क्या? सबको समझ आ गया? तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को, तो कै च ट त प का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? तीसरा। सबको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब लिखो जसत्व व्यंजन संधि का ही दूसरा नियम। वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त या प के बाद क्या आ जाए? कोई पंचम वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? कोई पंचम वर्ण आ जाए। तो कै च ट त प का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? पांचवा वर्ण हो जाता है। कै वर्ग का पांचवा अंग, च वर्ग का पांचवा इया, ट वर्ग का पांचवा अणे, त वर्ग का पांचवा ने और प वर्ग का पांचवा मैं। छाप दो। पंचम वर्ण को छोड़कर आए तब तो तीसरा, और पंचम वर्ण ही आ जाए तो फिर इसका भी पांचवा हो जाता है। ये अलग नियम है उससे। छाप दो और लिखो। छाप लिया सबने? लिखो। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त और प के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो, कोई पंचम वर्ण आ जाए तो कै च ट त प का, कै च ट त प का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कै च ट त प का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पांचवा वर्ण। कैसे होगा? देखो, मैंने लिखा वाक धन मैं। अब कै के बाद में क्या आ रहा है? पंचम वर्ण है, तो कै का भी अपने वर्ग का पांचवा होगा, और कै वर्ग का पांचवा क्या होता है? अंग होता है, अणे नहीं होता। अणे कौन सा होता है? अणे जो आप बोल रहे हो ना, वो ये होता है अणे। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, और एक होता है ये। ये होता है ट वर्ग का तीसरा वर्ण, ट ठ ड। ये होता है ट वर्ग का तीसरा, हिंदी में अड। ये होता है कै वर्ग का पांचवा नग, अंग। क्या होता है? अंग। और ये होता है अवग्रह चिन्ह। क्या होता है? सबका समझ आ गया? हाँ, तो उच्चारण का ध्यान रखना। अब इसको अगर आप अणे बोल रहे हो तो उच्चारण इसका वाण में होगा। क्या क्या बोलते हो? वांग में। वांग बोल रहे हो, नहीं बोल रहे? अंग। तो वाक धन में क्या बनेगा? वांग में। और वांग में का मतलब होता है वाणी से युक्त। किससे युक्त? वाणी से युक्त। वाक धन में वांग में। दिक
धन नाग। कै के बाद में क्या आया? पंचम आया, तो कै का भी अपने वर्ग का पांचवा हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? दिंगनाग। क्या मतलब होता है दिंगनाग का? है दिशाओं में फैला हुआ। दिक माने होता है दिशाएं, नाग माने होता है फैला हुआ। दिशाओं में फैला हुआ क्या कहलाता है? दिंगनाग कहलाता है। तो दिक धन नाग क्या हो गया? दिंगनाग हो गया। छाप दिया। आगे लिखो। प्राक धन मुख। प्राक धन मुख। कै के बाद में क्या आ रहा है? मैवण। कै का अपने वर्ग का पांचवा। मिला के लिखा तो क्या बना? प्रांग मुख। मुख खुलने से पहले। तो दिक धन नाग दिंगनाग। वाक धन में वांग में। प्राग धन मुख प्रांग मुख। आगे लिखो। च वाला नहीं आएगा इसमें, क्योंकि च से कोई बनेगा नहीं पंचम वर्ण में, इसलिए ट का लिखना सीखता। षट धन मास। और ट के बाद में क्या आया? मेवण आया, तो ट का अपने वर्ग का कौन सा हो गया? पांचवा। मिला के लिखा तो क्या बना? षणमास। षणमास का मतलब होता है छठा महीना। षट माने छह, मास माने महीना। लिखो। षट धन मास षणमास। षणमास का मतलब क्या होता है? छठा महीना। षट धन मुख। षट धन मुख। अब ट के बाद में क्या आ रहा है? में। ट का क्या हो जाएगा? अणे। मिला के लिखा तो षणमुख। जिसके कितने मुख हो क्या कहलाएगा? षणमुख। किसके? छह। कार्तिकेय के। लिखो। षट धन मूर्ति। षट धन मूर्ति। ट के बाद में क्या आया? मेवण आया। ट का क्या हो गया? अणे हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? षण मूर्ति। षट धन मूर्ति षण मूर्ति। छाप दिया। तो ट का क्या हो गया? अणे। सत धन नारी। तय के बाद में क्या आया? नैवर्ण आया। तय का भी क्या हो गया? नय हो गया। मिला के लिखा तो सन्नारी। जो नारी कैसी हो? श्रेष्ठ हो, वो क्या कहलाती है? सन्नारी। सत धन नारी सन्नारी। आ रहा है समझ में? तो सत धन नारी सन्नारी। उत धन माद। उत धन माद। तय के बाद में क्या आया? मैं। तय का क्या हो गया? नहीं होगा, अपने वर्ग का पांचवा। मिला के लिखा तो क्या होगा? उन्माद। उन्माद मतलब अधिक नशे में। अधिक नशे में मतलब कहते नहीं बहुत ज्यादा उन्माद आ रहा है, आलस्य से युक्त। आलस्य से युक्त। उत धनमाद उन्माद। उत धन मुख।
तय के बाद में क्या आया, मैं आया, तो तय का क्या हो गया, न हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, क्या होता है उन्मुख, व्याकुल होना। उत माने होता है ऊपर, मुख माने मुख, मुख कहां करना, ऊपर करना। जब भैंस को सानी चाहिए होती है तो मुख कहां करती है, ऊपर करती है, नहीं करती, क्योंकि वो क्या हो रही है, खाने के लिए व्याकुल हो रही है, उन्मुख हो रही है। तो उन्मुख का मतलब होता है व्याकुल होना, ऊपर की ओर मुख करना। आगे लिखो, अब देखो कुछ उदाहरण लिखा रहा हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो थोड़े से नियम से हटके हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और नियम से हटके हैं। तीनों को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, अलग उसमें लिख रहा हूं मैं। मृद धन मैं, मृद धन मूर्ति, और पद धन नग। ये तीन उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से समझ लेना इनको। एसपी तिवारी, राधे राधे भैया। मृद धन में, मृण में, मृद धन मूर्ति, मृण मूर्ति, और पद धन नग, पन्नग। एसपी तिवारी भैया, भाभी जी बढ़िया हैं, भाभी देख रही हैं या आप देख रहे हो, हैं? लिखो, मृद धन में, मृद धन मूर्ति और पद धन नग। देखो, दै के बाद में क्या आया, मैं आया, पहले समझो फिर लिखना। दै के बाद में मैं आ रहा है, तो दै का अपने वर्ग का कौन सा होगा, पांचवा। पांचवा क्या होता है, ने होता है, तै थे दे धे ने। तो दै का क्या बना, ने बना। और आप अच्छे से जानते हो, री रे और से के बाद कहीं भी ने आ जाए, इस ने का क्या हो जाता है, अणे हो जाता है। तो जब इसमें री के कारण, अब यहां पे क्या आ रही है, री है कि नहीं, और इस री के कारण ने का क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, कुछ लोग इसका विच्छेद मृत धन में भी करते हैं, कुछ लोग इसका विच्छेद मृत धन में भी करते हैं। मृत धन में वही करते हैं जिनको ये नियम नहीं पता। आप ध्यान से दोबारा समझो, ध्यान देना। मैंने लिखा मृद धन में, अब ये दै के बाद में आया, तो दै का अपने वर्ग का कौन सा हुआ, पांचवा। अब ये जो री है, आपको अच्छे से पता है, री रे और से के बाद कहीं भी ने आता है, उसका क्या हो जाता है। तो री के कारण ने का क्या हो गया, अणे। मिला के लिखा तो मृण में, मृण में का मतलब क्या होता है, मिट्टी से युक्त होता है। क्या होता है, मिट्टी से युक्त होता है। पहले इसको छापो फिर आगे समझो, एक बार इसको छाप लो पहले। तो मृद धन में, मृण में, मिट्टी से युक्त, छाप दो, फिर मृत मूर्ति समझना। लिख दिया, मृद धन में, मृण में, मिट्टी से युक्त। आगे देखो, आगे आ रहा है मृद धन मूर्ति। अब देखो यार, दै के बाद में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, तो इसका कौन सा होगा अपने वर्ग का, पांचवा का क्या बना, ने। अब इस री के कारण इस ने का क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा। री के कारण ने का क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे मिला के तो क्या बनेगा, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति होता है। ये बात समझ आई, छाप दो एक बार।
दोबारा से समझाऊं, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। मृद धन में दै के बाद में मैं आया तो दै का अपने वर्ग का पांचवा ने हो गया, री के कारण ने का अणे हो गया, मिला के लिखा तो मृण में हो गया। मृद के बाद में दै के बाद में मैं आया, दै का ने हो गया, री के कारण ने का अणे हो गया, मिला के लिखा तो मृण मूर्ति हो गया। छाप दिया। आगे देखो पद धन नग। अब दै के बाद में क्या आ रहा है, ने, तो दै का भी अपने वर्ग का पांचवा बनेगा, और जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, पन्नग। पन्नग का मतलब होता है सांप, पद माने होता है पैर, और नग माने होता है न माने नहीं, गा माने गमन करे। नग का मतलब पहाड़ होता है नहीं होता, नग का मतलब नगीना भी होता है नहीं होता। तो पद माने होता है पैर, नग माने होता है गमन नहीं करे। जो पैरों से गमन नहीं करे वो कौन है, सांप होता है, पन्नग। तो सांप के पैर होते हैं क्या, नहीं होते, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उरग। सांप को क्या कहा जाता है, उरग कहा जाता है, क्योंकि उर माने होता है हृदय से, छाती के बल। गा माने होता है गमन करने वाला, वो किसके बल गमन करता है, छाती के, इसलिए उसको कहते हैं उरग। सांप को ही कहा जाता है चक्षु सुरवा, क्योंकि उसके कान ही नहीं होते, तो किससे सुनता है, आंखों से। और वो आंखों से सुनता कुछ नहीं है, केवल वो क्या करता है, आंखों से देख के उस चीज को महसूस करता है। अब आप कह रहे होंगे जब सुनता ही नहीं तो सपेरा बीन क्यों बजाता है? सपेरा जब बीन बजाता है तो आपने देखा होगा उस बीन को वो हिलाता है नहीं हिलाता, जैसे बीन हिलती है वैसे ही सांप हिलता है। गलती से आपके घर में अगर सांप घुस जाए तो गलती से भी सपेरे को मत बुलाना, क्योंकि वो सपेरे की बीन से नहीं निकलता, अपनी मर्जी से निकलता है। थोड़ी देर में उसको शिकार मिल जाएगी तो शिकार करके निकल के आ जाएगा, नहीं तो फिर वो घुसा ही रहेगा, कब तक, जब तक उसको शिकार नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो सुनता ही नहीं। तो कई बार होता है सपेरा 6-6 घंटे तक बीन बजाता रहता है, सांप नहीं निकलता, या 10 मिनट बाद ही निकल आता है, कारण सुनता ही नहीं है, वो केवल महसूस करता है। इसलिए तो जब सपेरा बीन बजाता है तो जैसे बीन हिलती है वैसे ही सांप हिलता है, ऐसा ही होता है नहीं होता। इसलिए उसको क्या कहते हैं, चक्षु सुरवा, क्योंकि उसके कान होते ही नहीं है। सपेरा से ये कहना कि तू सांप नचा के दिखा बिना बीन हिलाए, फिर नाचता है क्या, नाचेगा ही नहीं, क्योंकि वो बीन के हिलने के अनुसार हिलता है। आपने देखा होगा जब वो टोकरी से सांप को निकालता है तो पहले उसमें ऐसे हाथ मारता है 2-3 बार, फिर सांप खड़ा होता है नहीं होता, क्योंकि उसके कान ही नहीं है, इस वजह से। तो चारों तीनों समझ आ गए उदाहरण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। सर आंखों में दर्द हो रहा है, मीना कुमारी मैं क्या करूं, दवा डालने आऊं क्या है? छाप दिया। तो मृद धन में मृण में, अब पैके लिख दो, अप धन में। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो आप मुझसे, आंखों में दर्द हो रहा है, बंद कर लो, बाद में ले लेना, रजाई में घुसड़ के सो जाओ, है? पै के बाद में मैं आया तो पै का भी क्या हो गया, मैं हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, अम्मे। अम्मे का मतलब होता है पानी से युक्त, जल से युक्त। अप धन में क्या हो गया, अम्मे हो गया। अम्मे का मतलब होता है पानी या जल से युक्त, ऐसे लिख दो उपधन में। इसी प्रकार क्या लिख दो, उपधन में। और पै के बाद में क्या आया, मैं वर्ण आया, तो पै का अपने वर्ग का कौन सा हो गया, 5वां हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, उम्मे। उम्मे का मतलब क्या होता है, पास में स्थित होता है, उपधन में उम्मे। टाइम हो गया, इतने ज्यादा परेशान हो गए क्या मुझसे, छुट्टी मार दूंगा 4-6 दिन। 6 तक थोड़ी है, 6:15 तक है ना। लिखो उपधन में क्या होगा, उम्मे होगा। उम्मे का मतलब होता है पास में स्थित। छाप दिया, समझ आया यहां तक, कोई कंफ्यूजन है क्या? हां, अब लिखो आगे, चरत्व व्यंजन संधि। दूसरी संधि कौन सी है, अभी पहला नियम
चसत्व व्यंजन, और उसके कितने? 2 नियम। दूसरी है चरत्व व्यंजन संधि। चरत्व व्यंजन संधि, चरत्व व्यंजन संधि। चरत्व व्यंजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संधि है, विशेष ध्यान रखना इसका। इसका पूछने का जो मूल कारण होता है वो उत और उद की वजह से इसको बहुत पूछता है। उत और उद की वजह से बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं उत होता है, उद नहीं होता। कुछ कहते हैं उत नहीं होता, उद होता है। ध्यान रखना, उत भी होता है और उद भी होता है। उपसर्ग में उद होता है, उपसर्ग में उद होता है, लेकिन संधि में उत और उद दोनों होते हैं। कैसे? मान लो मैंने लिखा उत्खनन, ध्यान से अच्छे से समझ लेना इस बात को। उत्खनन, अब उत्खनन का विच्छेद मैंने मान लो कर दिया उत धन खनन। क्या कर दिया? उत धन खनन कर दिया। अब बताइए उच्चारण लेखन में कोई विकार आया? उत्खनन, उत्खनन, कोई बदलाव हुआ? संधि है या संयोग? अब मैंने इसको कैसे लिख दिया? उद धन खनन। क्या लिखा? उद धन खनन। यदि द के बाद कै खे तै थे पै फै और सै वर्ण आ जाए तो द का क्या हो जाता है? तय हो जाता है। मिला के लिखा तो अब संधि नियम लग रहा है, नहीं लग रहा? अब कहां पे उद आएगा, कहां पे उत आएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं, जीवन भर नहीं भूलोगे। यदि द के बाद कौन कौन से वर्ण आ जाएं? कै खे तै थे पै फै और से, ये कितने वर्ण है? 7 वर्ण है। किनका ध्यान रखना है? इन 7 वर्णों का। 7 वर्ण कौन कौन से? का खा, ता था, पा फा और सा। ऐसे ध्यान नहीं रहेंगे तो ऐसे रखना, का खा मतलब काका, ता था मतलब तथा, पाफा मतलब पापा, और सै पे आके कितने वर्ण हो रहे हैं? 7। कितने वर्ण हो रहे हैं? इस पे आके 7 वर्ण हो रहे हैं। तो काका तथा पापा के 7 कौन आएंगे? दादाजी। कौन आएंगे? जब तक दादाजी जीवित हैं घर के सारे कामकाज किसके अनुसार होंगे? और जैसे ही दादाजी चल बसे उनका स्थान कौन ले लेते हैं? ताऊ जी। समझ आया कुछ? तो काका तथा पापा के साथ तो कौन आएंगे? दादाजी। और बाकी सबके साथ कौन आएंगे? अर्थात इन 7 वर्णों के साथ क्या आएगा? उद आएगा, और बाकी सबके साथ उत आएगा। यह बात समझ आई नहीं आई? ध्यान रहेगा तो छापो, फिर लिखो इसको। छाप दो। ये बार बार कमेंट कर रहे हैं मैथ की क्लास कब से चालू हो गया? अरे मैथ में ज्यादा ही स्वाद है क्या? कुछ है? अभी 2 चल रही है, इनको ही ले लो, बाद में ले लेना मैथ भी और जीके भी, सब चलेंगी। ध्यान रहेगा। अब छाप दिया, लिखो। यदि द के बाद, यदि द के बाद कै खे तै थे पै फै, यदि द के बाद कै खे तै थे पै फै या सा वर्ण आ जाए, से भी कौन सा? दंत्य।
श वर्ण आ जाए तो, वर्ण आ जाए तो दै का तय हो जाता है, दै का तय हो जाता है। लिख दिया। जैसे मैंने लिखा उद दन कोच, अब दै के बाद में क्या आ रहा है, कैवर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दै का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो मिला के लिखा तो क्या बना, उत्कोच। उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। उद धन कोच क्या बना, उत्कोच। उत्कोच का मतलब क्या होता है, रिश्वत होता है। शरद धन काल, दै के बाद में क्या आया, क्या आया, दै का क्या हो गया, तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, शरत काल। शरत काल का मतलब क्या होता है, शरद ऋतु का समय होता है। तो शरद धन काल मिला के लिखा तो शरत काल। शरत काल का मतलब क्या होता है, शरद ऋतु का समय होता है। उद दन कंठा, दै के बाद में क्या आया, कै, तो दै का क्या हो गया, तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उत्कंठा। उद धन कंठा, उत्कंठा। तो दै के बाद में जब कै आया तो दै का भी तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उत्कंठा। आगे लिखो, उद धन खनन, दै के बाद में क्या आया, खैवर्ण आया, तो दै का तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उत्खनन। उत्खनन का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर खोदना होता है। तो उद धन खनन क्या होगा, उत्खनन होगा। तो दै के बाद में जब ख आया तो दै का भी तय हो गया। मिला के लिखा तो उत्खनन हो गया। उद दन तर, दै के बाद में क्या आया, तय आया, तो दै का भी क्या हो गया, तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उत्तर। उद धन तर उत्तर, उद धन तर मिला के लिखा तो क्या बना, उत्तर। आगे लिखो, विपद धन काल, दै के बाद में क्या आया, क्या आया, तो दै का क्या हो गया, तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, विपत काल। विपत्ति का समय, विपत काल हो जाएगा। विपद धन ति, विपद धन ति। अब दै के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा नहीं आ रहा, तो इस दै का भी क्या हो जाएगा, तय होगा नहीं होगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, विपत्ति। तो विपद धनति विपत्ति। और लिखो, किताबों में आज तक आपने पढ़ा होगा उद धन स्थान। विशेष ध्यान रखना, स्थान नहीं होता, स्थान तत्सम रूप होता है और तत्वम में स्थान का थान बचता है। जैसे स्थल का क्या शेष रहता है, थल रहता है। स्थिति का स्थिति होता है, शमशान का मसान होता है। इसी प्रकार स्थान का क्या शेष बचता है,
थान शेष बचता है। और उद धन थान, तो दै का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, उत्थान बनेगा। उद धन थान क्या हो गया, उत्थान हो गया। तो दै के बाद में थ आया, तो दै का भी क्या हो गया, तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उत्थान बना। और लिखो, सबने छाप लिया इसको, आगे लिखो। उद धन पन्न, उद धन पन्न, पन्नवान होता है प्राप्त होना। दै के बाद में क्या आया, पे आया, तो दै का भी क्या बना, क्या बनेगा, तय। मिला के लिखा तो क्या बना, उत्पन्न बना। उद धन पन्न क्या बना, उत्पन्न बना। शरद धन पूर्णिमा, शरद धन पूर्णिमा। अब दै के बाद में क्या आ रहा है, पे आ रहा है, तो दै का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, शरत पूर्णिमा। क्या होता है शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु का पूर्णिमा। शरद ऋतु की पूर्णिमा क्या कहलाती है, शरद धन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा क्या है, शरद ऋतु की पूर्णिमा होती है। तो उद धन पन्न उत्पन्न, शरद धन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। आगे लिखो, फैवाला इसमें आता नहीं, अब लिखो आगे, उद धन साह। क्या लिखोगे, उद धन साह। दै के बाद में क्या आया, श आया, तो दै का क्या हो गया, तय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उत्साह। उद धन साह, उत्साह हो गया। संसद धन सदस्य। अब दै के बाद में क्या आ रहा है, श आ रहा है, तो दै का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। दै का क्या हो गया, तय हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, संसद सदस्य बना। संसद धन सदस्य। दै के बाद में से आया, तो दै का क्या हो गया, तय हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, संसद सदस्य बना। बात समझ आई। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से, कै च टे तै पै के बाद क्या आया, घोष वर्ण। किसको छोड़कर, पंचम वर्ण को। तो कै च टे तै पै का अपने ही वर्ग का तीसरा। कै च टे तै पै के बाद में कौन सा वर्ण आया, पांचवा। तो कै च टे तै पै का भी पांचवा। वर्ग के प्रथम वर्ण, सॉरी, यदि दै के बाद क्या आया, कै खे तै थे पै फै या श वर्ण आया, तो दै का क्या हो गया, तय हो गया। कहां लिख जा रहे हो अभी, है लिखो, तद धन सम। दै का क्या बनेगा, तय बनेगा। मिला के लिखा तो तत्सम। बस्ता बंद करने की बहुत जल्दी रहती है तुम्हें, क्लास कम करवा दे, हैं? भागने की जल्दी क्यों रहती है? इतना तो बोर नहीं कराता मैं। छाप दो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।